आइए बात करते हैं उस हथियार की जिसने ट्रिगर पर भारतीय सेना की उंगली चलेगी तो दुश्मन का बचना नामुमकिन होगा। आपको बताएं कि ये राइफल न सिर्फ नई तकनीक से लैस है बल्कि चुन चुनकर दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने में माहिर है। अब AK-47 वाले आतंकी भी इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। इसका नाम है AK-203 और सबसे बड़ी बात ये राइफल बनी है यूपी के अमेठी में। देखिए रिपोर्ट। ये खबर जब से चीन और पाकिस्तान ने सुनी है, इस्लामाबाद से बीजिंग तक खलबली मची हुई है। इस राइफल की फायरिंग की आवाज सुनकर पाकिस्तान के आतंकी कैंप में मौजूद दहशतगर्दों की होश उड़े हुए हैं। इसका नाम है AK-203। देखने में ये एक सामान्य असॉल्ट राइफल की तरह दिखती है, लेकिन जब इससे गोलियों की बौछार होती है तो दुश्मन का सीना पल भर में छलनी हो जाता है। इसे लेकर अच्छी खबर यह है कि यूपी के अमेठी के हथियार कारखाने में रूस और भारत के जॉइंट ऑपरेशन से दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार AK-203 तैयार किया गया। स्वदेशी तकनीक से अमेठी में तैयार 35,000 असॉल्ट राइफल का पहला बैच भारतीय सेना के हवाले किया गया। सैन्य सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ समय से सेना स्वदेशी इंसास राइफलों को रिप्लेस करने की योजना बना रही है। AK-203 रूस की प्रसिद्ध AK-47 असॉल्ट राइफल का आधुनिक संस्करण है। ये राइफल न केवल इस्तेमाल में आसान है, साथ ही इसे बेहद कम वक्त में असेंबल किया जा सकता है। अभी आतंकियों के खिलाफ इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में सेना AK-47 का इस्तेमाल करती आई है। AK-47 राइफल 1 मिनट में 600 राउंड दाग सकती है, वहीं AK-203 असॉल्ट राइफल 700 गोलियां प्रति मिनट दाग सकती है। AK-47 की फायरिंग रेंज 300 मीटर तक होती है, वहीं AK-203 अगले 10 साल में अमेठी की हथियार फैक्ट्री से 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफलों का निर्माण किया जाएगा। AK-203 की सटीकता बढ़ाने के लिए कई तरह की चीजें जोड़ी गई हैं। इसमें जरूरत के मुताबिक हैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाई गई राइफल कोलकाता केस में आरजीकर अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष सीबीआई ने पूछताछ कर रही है, क्योंकि प्रिंसिपल भी शक के घेरे में है। अब सीबीआई की टीम सच पता लगाने की हर पहलू की कोशिश कर रही है। सीबीआई की एक टीम दरिंदगी की शिकार ट्रेनी डॉक्टर के घर भी पहुंची। सीबीआई की टीम परिवार के लोगों से बात करने में जुटी है। इस टीम में 2 महिला अधिकारी भी हैं। सीबीआई की टीम परिवार के लोगों से ट्रेनी डॉक्टर की डायरी को लेकर सवाल करेगी। ट्रेनी डॉक्टर एक डायरी मेंटेन करती थी और उसकी फटी हुई डायरी पुलिस को मिली थी। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इस जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है, इसलिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारा नाम, तुम क्या करते हो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे पास कितने मोबाइल फोन हैं, उनके नंबर बताओ, अपने दोस्तों के नाम बताओ, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है तो उनके नाम बताओ, घटना के दिन क्या क्या किया, कहां कहां गए थे, किस किस से मुलाकात की, वारदात की रात क्या तुमने शराब पी थी, क्या तुम नशे के आदी हो, वारदात की रात तुमने अस्पताल में क्या किया, तुम सेमिनार हॉल में क्यों गए थे, तुमने पीड़िता को कहां देखा था, क्या तुम्हारी पीड़िता से कोई बात हुई थी, तुम्हें डर नहीं लगा उसकी हत्या करते वक्त, वारदात के वक्त तुम कहां गए थे, किस किस को फोन किया था, क्या किसी को वारदात के बारे में बताया था, फोन वीडियो देखने की लत कब से है। ये वो सवाल हैं जो सीबीआई आरोपी संजय रॉय से साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान पूछ सकती है।
साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होता है? साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या आरोपी पूरा सच उगल देता है? साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक तरह से अपराधी के दिमाग का साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम होता है। 5 डॉक्टरों की सीबीआई की सीएफएसएल टीम यह टेस्ट करने कोलकाता पहुंची है। इस टेस्ट में संजय रॉय के दिमाग का अध्ययन, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसके दिमाग का मनोवैज्ञानिक तरीके से पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस टेस्ट के लिए सीबीआई को किसी तरह के कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अहम बात यह है कि इस टेस्ट के निष्कर्ष के बाद आरोपी का कोर्ट की परमिशन से ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टर, नार्को टेस्ट कराया जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। इस टेस्ट में सीबीआई लेपर्ड वॉइस एनालिसिस यानी झूठ पकड़ने के एक उपकरण में संजय रॉय की आवाज को डाल सकती है और उस वॉइस के जरिए यह पता करने की कोशिश कर सकती है कि आरोपी से जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब देते वक्त क्या यह आवाज उसका सही जवाब दे रही थी। आरोपी संजय रॉय क्या वारदात को अंजाम देने वाला अकेला शख्स है? क्या संजय रॉय घटना से जुड़े राज छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्या संजय रॉय पर किसी तरह का कोई दबाव है? इन सवालों के जवाब फिलहाल हवा में तैर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि संजय रॉय की डील डॉल ऐसी नहीं दिख रही कि वो ट्रेनी डॉक्टर को अकेले काबू कर सके। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि संजय रॉय ने वारदात की रात शराब पी थी तो फिर वैश्यपन में सीमाएं टूट जाती हैं। मतलब घूम फिर कर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी केस की सुई वहीं पहुंच जाती है कि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के आर्जीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था। संजय रॉय कैसे पकड़ा गया, यह समझना भी बहुत दिलचस्प है। संजय रॉय अक्सर आर्जीकर अस्पताल आता था, कभी किसी को भर्ती कराने, कभी किसी भर्ती कराए मरीज को देखने। लिहाजा वो अस्पताल के दूसरे स्टाफ से हिला मिला था, लिहाजा उस पर पहले तो किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया तो संजय रॉय एकमात्र वो शख्स दिखा जो अस्पताल का स्टाफ नहीं था। यही नहीं, वारदात की रात वो सेमिनार हॉल में एंट्री करते वक्त भी दिखा। पुलिस को शक हुआ, संजय रॉय को पुलिस ने पकड़ा और जब सेमिनार हॉल से मिले ब्लूटूथ ईयरफोन से संजय का मोबाइल कनेक्ट किया गया तो क्लियर हो गया कि संजय रॉय इस केस में इन्वॉल्व था। यही वजह है कि कोलकाता पुलिस ने केस को ओपन एंड शट केस मान लिया। लेकिन मामला इतने तक होता तो देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन पर क्यों उतर आते? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद से लेकर देश के कई राज्यों में धरना क्यों शुरू हो जाते? कोलकाता पुलिस के हाथों से केस लेकर सीबीआई को क्यों सौंप दिया जाता? यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि इस केस से जुड़ा जो दूसरा शख्स है जिसकी वजह से माना जा रहा है कि मामला उलझ गया है, आरजीकर अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा है, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। सीपी थोड़ा हमको क्या बोले, मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। ट्रेनी डॉक्टर केस ने तूल ही इसलिए पकड़ा क्योंकि बिना पोस्टमार्टम आरजीकर अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही यह क्लियर हो गया कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ। ये कंफर्म है, गला दबाकर उसे मारा गया, ये भी कंफर्म है। लेकिन रिपोर्ट में इस बात का पर्दाफाश नहीं हो सका कि रेप या गैंग रेप मर्डर के बाद हुआ या मर्डर से पहले। मतलब आरजीकर अस्पताल प्रशासन की भूमिका शुरू से ही इस केस में संदेहास्पद रही है। यही वजह है कि स्पेशल क्राइम ब्रांच के सीबीआई के अधिकारियों ने पूर्व प्रमुख की भूमिका को लेकर दिल्ली सीबीआई टीम के साथ बैठक की है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बयान में विसंगति और भ्रम है। सवाल है कि क्या आरजीकर मामले में आरोपियों को छुपाने की कोशिश पूर्व प्रिंसिपल ने की? सीबीआई को इस घटना में अस्पताल की भूमिका संदिग्ध लग रही है। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है।
कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर कई सारी थ्योरी इस वक्त चल रही है। कई तो बेसिर पैर के दिख रहे हैं, लेकिन कई के सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब गहन जांच के बाद ही मिल सकता है। जिसमें पहली थ्योरी है, क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या फिर ये गैंग रेप था? अगर गैंग रेप था तो इसमें कितने लोग शामिल थे? इस थ्योरी के पीछे की वजह है 150 मिलीग्राम सीमन का मिलना। हालांकि इसे लेकर भी कई तरह की शंका जताई जा रही है कि ये सीमन है भी या नहीं। दूसरी थ्योरी, क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी कुछ लोगों की साजिश थी? इसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने बदला लेने के लिए इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया हो। तीसरी थ्योरी बड़ी दिलचस्प है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत में अस्पताल का कोई स्टाफ भी इन्वॉल्व हो। चौथी थ्योरी, जिसके आधार पर पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी अभी तक साफ नहीं। सवाल वही है, 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में क्या हुआ था? तारीख पर तारीख गुजरती जा रही है और लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही है कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। इस बीच केस में अब तक सीबीआई के हाथ क्या कुछ लगा है, आपको वो भी जानना चाहिए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक टीम को अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता की घटना वाली रात की कॉल डिटेल, आरोपी संजय की कॉल डिटेल, अस्पताल का ड्यूटी रोस्टर और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई के हाथ डॉक्टर की डायरी लगी है, जो महिला डॉक्टर के शव के पास मिली है। ये डायरी सीबीआई को कोलकाता पुलिस ने सौंपी है, जिसके कई पन्ने फटे हुए हैं। पुलिस ने डायरी के फटे पन्ने भी सीबीआई को सौंप दिए हैं। सीबीआई के सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि केस की शुरुआत से यह भी कहा जा रहा है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है। सीबीआई को जो सबूत हाथ लगे हैं उसके आधार पर पूछताछ की जा रही है। केस में सीबीआई के रेडार पर अब कौन कौन है वो भी देख लीजिए। सीबीआई जिन लोगों से पूछताछ करने वाली है उसके लिए 30 से 35 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट में पीड़िता के दोस्तों के नाम है, साथ काम करने वाले इंटर्न, डॉक्टर के नाम है, अस्पताल के गार्ड और सुरक्षा कर्मियों के नाम भी शामिल है। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। रूह कपा देने वाले इस वारदात की कड़ियां इतनी उलझी हुई हैं कि आसानी से इनका सुलझना बहुत मुश्किल है। लेकिन सीबीआई जिस तरह से एक्शन में दिख रही है, उससे उम्मीद है कि देर सबेर इस केस का असली गुनहगार जरूर सामने आएगा और देश का कानून उसके साथ वही करेगा जो इस तरह के जघन्य केस में करता रहा है। क्योंकि तभी मिल पाएगा डॉक्टर बिटिया को इंसाफ, तभी मिल पाएगी ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता के कलेजे को ठंडक, तभी मिल पाएगा देश को पूरा न्याय और तभी मिल पाएगा ऐसे गुनाह अंजाम देने वालों को सब